नमस्कार, मैं सरोज व्यास आपसे चर्चा कर रही थी इसके पूर्व के व्याख्यान में भाषा कौशलों पर। और भाषा कौशलों की जब हमने चर्चा की तो 4 प्रकार के कौशलों की हमने विस्तृत चर्चा करी, जिसमें हमने कहा कि सबसे पहले आता है श्रवण कौशल, उसके बाद में भाषण कौशल एंड उसके बाद में आता है हमारा लेखन कौशल और फिर पठन कौशल। और अब हम इसको थोड़ा और विस्तार से और उसका विस्तार से हम समझ लेते हैं कि कौशलों को किस प्रकार से समझा जाए और पठन पाठन के का जो हमारा एक प्रक्रिया है उसमें इसका क्या योगदान है। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी आपसे श्रवण कौशल पे। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं जैसे ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने से है। जब वक्ता अपने भावों को श्रोता के सम्मुख व्यक्त करता है और श्रोता अपने कानों से सुनकर अर्थ ग्रहण करता है तो उस क्रिया को श्रवण कहा जाता है। श्रवण कौशल का महत्व है, क्या महत्व है इस पे चर्चा करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता आना। जब हम सुनते हैं तो सुनने के बाद में हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें प्रवीणता आ जाती है, यानी वो और परिपक्व हो जाती है। हम और अच्छे से बात करने लगते हैं, अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने लगते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने की कला में प्रवीण होना, यानी श्रवण कौशल जो है उसमें मनुष्य जो है वो ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ सुनने की कला में भी प्रवीण होता है और श्रोता के तर्क का खंडन कर सकता है। यानी जब हम किसी को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और हम जब आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, कोविड और ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना तो 2 साल से आया है, अदरवाइज तो चाहे अभिभावकों के साथ आपकी वार्ता हो, चाहे माता पिता के साथ में आपकी बातचीत हो और चाहे शिक्षक के साथ में आपके ज्ञान का आदान प्रदान हो, वहां पर यदि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप जो वक्ता है, बोलने वाला व्यक्ति है, उसके वो यदि उसने आपको कोई भी चीज कही है तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, आप उसका खंडन भी कर सकते हैं और खंडन के लिए आप तर्क दे सकते हैं और ऐसा ही वक्ता भी कर सकता है। श्रोता शांत रहकर दूसरों की बातों, विचारों, भावों को सुनता और समझता है तथा अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत करता है। ये बात हमने करी है कि श्रवण कौशल का महत्व है। तो ये महत्व है कि अभिव्यक्ति में प्रवीणता आती है, सुनने की कला में प्रवीण होते हैं, साथ ही जो श्रोता है वो वक्ता की बात का खंडन भी कर सकता है और श्रोता ध्यानपूर्वक दूसरों की बातों को सुनता है, विचारों और भावों को सुनता है, समझता है और फिर अपने विचारों के प्रतिपादन के लिए कोई ठोस तर्क भी प्रस्तुत कर सकता है। अब चर्चा करेंगे श्रवण कौशल के उद्देश्यों की। बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी धैर्य और ध्यानपूर्वक सुनने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। देखिए, एक चीज मैं और आपको, क्योंकि हम हिंदी भाषा शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में हैं, तो एक चीज मैं और आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जीवन हो, शिक्षण हो या योजनाएं हो, उनके उद्देश्य भविष्य काल में चलते हैं। हम ऐसा पूर्व अनुमान करके चलते हैं कि यदि हमने ऐसा किया तो ऐसा होगा। यदि हमने अच्छा उत्तर दिया, अध्यापक प्रसन्न हो जाएगा। यदि हमने भोजन अच्छा बनाया, परिवार के लोग प्रसन्न हो सकेंगे या उनकी सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको पौष्टिक आहार मिल सकेगा। मतलब ये तो जो भी उद्देश्य होते हैं वो भविष्य काल में चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी धैर्य एवं ध्यान पूर्वक सुनने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे।
समाज में दूसरों की बातों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। श्रवण उपरांत श्रोता आत्मचिंतन और आत्ममनन के द्वारा स्वयं के भावों तथा विचारों से तारतम्यता स्थापित कर सकेगा। श्रवण बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी को मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित कर सकेगा। तो ये थे हमारे श्रवण कौशल के उद्देश्य। और अब मैं आपको बता दूं कि श्रवण कौशल के प्रकार कितने होते हैं। श्रवण कौशल के 3 प्रकार हैं मुख्य: अध्वनयात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। ये 3 प्रकार के श्रवण होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे श्रवण कौशल की शिक्षण विधियों की। श्रवण कौशल की यानी यदि आपको अपने विद्यार्थियों को यदि शिक्षण प्रशिक्षण में, यदि शिक्षा के आदान प्रदान में, यदि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को श्रवण कौशल की शिक्षण की कैसे श्रवण कौशल का शिक्षण कराया जाए ये पढ़ाना है, तो विधियां बतानी होगी कि किस विधि से पढ़ाया जाए ताकि जो निर्धारित उद्देश्य हैं वो उनको प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले होता है सहस्वर वाचन, फिर प्रश्नोत्तर विधि, फिर कहानी सुनना, श्रुतलेख, रेडियो पर समाचार, किसी भाषण को देना सुनना, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और वीडियो के माध्यम से। सहस्वर वाचन कक्षा में सभी विद्यार्थियों को किसी काव्य को, किसी कविता को स्वर के साथ एक साथ वाचन करने के लिए कहा जाए। सहस्वर वाचन, स्वर के साथ वाचन। प्रश्नोत्तर विधि, जब अध्यापक प्रश्न पूछता है या विद्यार्थी प्रश्न पूछता है तो ये प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से श्रवण कौशल विकास, क्योंकि ध्यान से यदि नहीं सुनेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। कहानी सुनना, कहानी के माध्यम से श्रवण कौशल विकसित होता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख होती है कि एक व्यक्ति कुछ शब्दों को बोल रहा है या एक गद्यांश बोल रहा है, पद्यांश बोल रहा है और दूसरा लिख रहा है या दूसरे लिख रहे हैं, वो श्रुतलेख सुन करके लिखना, तो उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। रेडियो पे समाचार सुनते हैं तो श्रवण कौशल का विकास होता है। किसी का भाषण सुनते हैं तो श्रवण कौशल का विकास होता है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं होता है तो जो पक्ष में जो बोल रहा है उसको यदि ध्यानपूर्वक नहीं बोलेंगे तो विपक्ष वाला अपनी प्रस्तुति भली प्रकार से नहीं दे पाएगा। वीडियो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, उससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। तो ये श्रवण कौशल की कुछ शिक्षण विधियां हैं। भाषण यानी वाचन कौशल। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रवण कौशल से और हम आगे बात कर रहे हैं वाचन कौशल की। भाषण कौशल, भाषण को वाचन भी कहते हैं, जो दूसरा हमारा कौशल है, जो प्रधान 2 कौशलों की इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा करी थी। एक श्रवण कौशल और दूसरा भाषण कौशल। डॉक्टर उमा मंगल के अनुसार मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक है और मुख के अवयवों के माध्यम से भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति है। अर्थात भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। बालक, व्यक्ति और विद्यार्थी सहस्वर धारा प्रवाह बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, तब उसके वाचन और भाषण कौशल का मूल्यांकन होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका परस्पर एक दूसरे से संपर्क में आना स्वाभाविक है। वह भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट करता है। सामान्य विचारों में संप्रेषण और विचार विनिमय के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है। निरक्षर अशिक्षित व्यक्तियों, माफी चाहूंगी, निरक्षर और अशिक्षित व्यक्तियों में तो अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन केवल मौखिक अभिव्यक्ति ही होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वाचन कौशल है, इसका क्या महत्व है जीवन में। देखिए, दैनिक जीवन में व्यवहार में जितना प्रयोग मौखिक भाषा का होता है उतना प्रयोग लिखित भाषा का नहीं होता। हम अधिक से अधिक
जो हमारा भाषा का प्रयोग है वो मौखिक होता है, चाहे वो श्रवण है चाहे वाचन है। हम लिख के नहीं पूछते घर वालों को कहाँ जा रहा है, हम लिख के नहीं पूछते माता जी को क्या बना है, हम लिख के नहीं पूछते बच्चों को कि क्या कर रहे हो, हम लिख के नहीं पूछते कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम लिख के नहीं देते कि तुम पढ़ लो। तो अधिकांश तो मौखिक भाषा में ही होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अधिक सजीवता से भावों और विचारों का प्रदर्शन किया जा सकता है। मेधावी जो बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, सशक्त एवं सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के कारण समाज में आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। जो बहुत अच्छे से बोलते हैं या जो मेधावी और प्रतिभाशाली बालक है, देखिए आजकल आप YouTube पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे होंगे, बिहार के एक सोनू जो बच्चा है 6ठी कक्षा में पढ़ता है, उसका क्यों वो बालक, उसके पिता बहुत ही मैं कहूँगी कि गरीब घर से, गरीब परिवार से वो आता है, पिता उसके शराबी है, लेकिन उसका जो वाचन कौशल है वो इतना प्रभावी है कि उसने वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बात करी, वहाँ के उच्च शिक्षा अधिकारियों से, विभिन्न जो वहाँ के मंत्री हैं उनसे, मीडिया से, तो वो आकर्षण का केंद्र आजकल बना हुआ है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। भाषण वाचन कौशल में शिक्षण के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी सहज भाव से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकेंगे। किसके माध्यम से? वाचन कौशल और भाषण कौशल के माध्यम से। विद्यार्थियों की तर्क शक्ति को बढ़ाने में वाचन कौशल, भाषण कौशल सहायक होना, जिससे वे अपनी बात को सही प्रकार से व्यक्त कर सकेंगे। और विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभव की तथा दूसरों से ग्रहण की गई बातों की सफलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेंगे। ये भी एक उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों के साथ साथ अब हम बात करेंगे भाषण कौशल की विशेषताओं की। भाषा की शुद्धता, यानी वाचन कौशल की विशेषता क्या होनी चाहिए? आप जब बोल रहे हैं तो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। हमने अधिकांश रूप से देखा है या अनुभव किया है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि राजस्थान जैसे प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पे स, श और श, इसको केवल स बोला जाता है, कितने भी कोशिश कर ले। ऐसे ही जैसे हरियाणा के लोग हैं, वो स्टेशन को स्टेशन, स्कूल को स्कूल, पढ़े लिखे लोग भी बिहार के लोग हैं, उनकी भाषा में भी कोई ना कोई वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। तो वाचन कौशल में की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि भाषा की शुद्धता, भाषा में स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, यानी भाषा स्वाभाविक होने के साथ साथ स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा के द्वारा विचारों की क्रमबद्धता, यानी ऐसे नहीं कि हम पहले का प्रश्न बाद में कर रहे हैं, बाद का प्रश्न पहले पूछ रहे हैं। हमने पहले किसी को पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हैं, आपका गांव कौन सा है, आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है, और उसके बाद में हमने पूछा कि आपका नाम क्या है। सर्वप्रथम हम सामने वाले का परिचय लेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा के द्वारा विचारों की और जो भी प्रश्न उत्तर है उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। धारा प्रवाह, भाषण और वाचन, यानी जो भाषण कौशल है उसमें धारा प्रवाह, ऐसा नहीं है कि आप रुक रुक के बोल रहे हैं या देख देख के बोल रहे हैं। भाषण कौशल की विशेषता तो ये है कि धारा प्रवाह होना चाहिए आपका भाषण। भाषा की सशक्तता के द्वारा अभिव्यक्ति, यानी भाषा जो है वो भाषण में सशक्त होनी चाहिए, उसके द्वारा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, सशक्त भाषण की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भाषा के प्रयोग में अवसरानुकूलता, यानी अवसर के अनुकूल भाषण किया जाए। मान लीजिए कि हम किसी के अवसाद में, किसी के दुख में, किसी की पीड़ा में, किसी के कष्ट में यदि हम वहाँ जा रहे हैं तो हम इस प्रकार की कोई चर्चा या भाषण ना करें जिससे वहाँ हास्य का माहौल बन जाए,
या मान लीजिए कि हम किसी के मांगलिक अवसर पे जा रहे हैं, तो वहाँ हमें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करा जाए जहाँ वहाँ नीरसता छा जाए या सामने वाले को आघात लगे या उसे अच्छा नहीं लगे, उसे दुख पहुँचे। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी कुछ भाषण कौशल की विशेषताएं हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा है वो हमारा है कि भाषण जो है वो कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है। चित्रों के प्रयोग के द्वारा विषय वस्तु का वर्णन किया जाना। वाचन कौशल जो है उसमें क्या किया जाएगा, चित्रों के प्रयोग के द्वारा विषय वस्तु का वर्णन करना। मान लीजिए कि एक चित्र दिखाया गया है, एक चित्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। उस चित्र में क्या हो रहा है, उस चित्र में मान लीजिए, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रकार भी है, इसलिए मैं आपको ये वाला एक प्रयोग दे रही हूँ। मान लीजिए एक मैंने चित्र दिखाया, आपको एक चार्ट दिखाया, एक आकृति दिखाई, एक पिक्चर दिखाई, जिसमें देखा कि एक महिला के पास बैठे हुए दो दुबके हुए बच्चे बैठे हैं। वहीं कमरे में एक सामने एक पुरुष बैठा है और उस पुरुष के सामने भोजन रखा है और भोजन के बगल में ही एक बोतल रखी है मदिरा की, और वहीं एक ग्लास रखा है, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल माँ के आंचल में डरे सहमे से बैठे हैं। ये मैंने मान लीजिए आपको एक चित्र, एक ये तो मैंने बताया है, मान लीजिए ये मैंने आपको चित्र दिया होता, तो उस चित्र के प्रयोग के द्वारा आपको उस पे विषय वस्तु पे, यानी ये चित्र क्या कह रहा है उसका वर्णन करना। कहानी के माध्यम से वाचन करना, यानी कहानी सुना करके, जब हमारी दादी नानी और हमारी माता जी या हमारे परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग जो घर के सदस्य हैं, वो जब हमें नैतिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा जब देते हैं घर पे, तो वहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, वहाँ विभिन्न कहानियाँ होती हैं, और उन कहानियों के माध्यम से हमें प्रोत्साहित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और वो कहानियाँ जब हम आगे बोलते हैं तो वहाँ पर कहानी के माध्यम से और भाषण कौशल का विकास होता है, किया जा सकता है। ये भी एक शिक्षण विधि है। सुगम संगीत के द्वारा, यानी आप गा करके कुछ बता रहे हैं। गद्यांश और पद्यांश का सस्वर भाषण करके, गद्य का जो अंश है और पद्य का जो अंश है उसका सस्वर वाचन करने के साथ साथ हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है कि जो भाषण विधि के माध्यम से, यानी कोई भाषण दे करके, अभिनय के माध्यम से भी, यानी हम वाचन कौशल है वो अभिनय के माध्यम से भी, आपने देखा है कि नुक्कड़ नाटक और अभिनय होकर के भी हम बहुत वाचन कौशल का विकास हो जाता है। और अब मैं बात आपसे करूंगी इसके बाद में आगे बढ़ती हूँ लेखन कौशल की। लेखन आत्म अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। पठन द्वारा बालक लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करता है और लेखन के द्वारा अपने भावों और विचारों का प्रकाशन करता है। यहाँ दो नए शब्द आए हैं, अर्थ ग्रहण करना और प्रकाशन करना। यानी एक है ग्रहण और दूसरा है प्रकाशन। ग्रहण कब करते हैं? जब हम उसको पढ़ते हैं, और प्रकाशन कब करते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखते हैं। श्रीधर मुखर्जी के अनुसार संसार में मनुष्य दो प्रकार से ख्याति प्राप्त करता है, एक वक्ता और दूसरा लेखक। वक्ता प्राय अपने जीवन काल में विशेष पूज्य रहता है, अर्थात उसकी ख्याति उसके जीवन काल में होती है। उसके बाद लोग उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं, परंतु लेखन का नाम अजर अमर होता है। उसके पश्चात भी लोग उसकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं तथा उसके भावों और विचारों का लाभ उठाते हैं। देखिए, यहाँ दो श्रीधर मुखर्जी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा है वक्ता और लेखक। वक्ता, आपने बोला, आपको लोग सुन रहे हैं, आपको पूज रहे हैं, आपके फॉलोवर्स बन रहे हैं, आपकी ख्याति आपके जीवन काल में, ये आपको पता चल रहा है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। लेकिन जो लेखक होता है
उसके मृत्यु के बाद भी, उसके चले जाने के बाद भी, उसकी जो साहित्य है, उसकी रचनाएं हैं, उसका जो काव्य है, उसका अध्ययन लोग करते हैं और उसके विचारों और भावों का लाभ उठाते हैं। लेखन कौशल का महत्व है। किसी भी यानी यथा लेखक, कवि, कहानीकार, साहित्यकार और शिक्षाविद की लिखित सामग्री यानी लिखित को प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया जाता है। लेखन ज्ञान विज्ञान, शोध, अनुसंधान, साहित्य एवं संस्कृति के संग्रहण, संचय एवं आदान प्रदान का माध्यम है। साहित्य एवं संस्कृति के संग्रह जो हमारा है, संचय हमने जो करके रखा है और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, ये माध्यम है। लेखन द्वारा भावों एवं विचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि लेखन, अगर कोई साहित्य है, कोई रचना है, तो वो आज बाद में भी व्यक्ति रहे या नहीं रहे, वो रचना रहती है, उसके भाव रहते हैं और उसके विचार रहते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य बालकों, व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों को अक्षर विन्यास की शिक्षा प्रदान कर सकेंगे और बालकों, विद्यार्थियों को सुंदर सुडोल लिखना सिखा सकेंगे तथा वाक्य रचनाओं के नियम एवं सिद्धांतों का ज्ञान करा सकेंगे और साथ ही साथ साहित्य लेखन जैसे कहानी, कविता, संस्मरण, यात्रा वृतांत, जीवनी, निबंध और उपन्यास के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। ये हमारे लेखन कौशल के उद्देश्य थे। लेखन कौशल में सहायक उपकरण और सामग्री कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? गत्ता, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि के अक्षर, श्यामपट, श्वेतपट, कॉपी, कार्डबोर्ड, प्लाई, हार्डबोर्ड, ड्राइंग शीट, चार्ट पेपर इत्यादि, चौक, श्वेतवर्तिका, मार्कर, पेन, पेंसिल, ब्रश, स्याही, रंग इत्यादि, ये सारे सहायक उपकरण है और सामग्री है किसके? लेखन कौशल के। लेखन कौशल में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे बैठने का ढंग, लेखनी पकड़ने का ढंग, वर्णों और शब्दों की बनावट इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत शोध हुआ है, बहुत अनुसंधान हुआ है कि जो विद्यार्थी है उसको किस प्रकार से बैठना चाहिए, यानी उसकी अध्ययन की बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए और लेखनी को कैसे पकड़ा जाना चाहिए।